नमस्कार। आज शुक्रवार 13 सितंबर 2025 है। नमस्कार। हमारे सामने आज कई दिलचस्प स्रोत हैं हाल की घटनाओं और रुझानों पर। हाँ, काफी कुछ चल रहा है दुनिया भर में। आज हम शुरुआत नेपाल से करेंगे, जहां एक बहुत बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ है और उसकी धुरी आज की तारीख 13 सितंबर ही है। बिल्कुल, ये आज की सबसे बड़ी खबर है शायद। फिर भारत की अर्थव्यवस्था पर नजर डालेंगे, महंगाई, अमेरिका के साथ व्यापार के कुछ मुद्दे हाँ, वो ट्रेड वॉर वाली बातें फिर से गर्मा रही हैं। और तकनीक में डीप फेक की चुनौती। वो तो बढ़ती जा रही है। इसके बाद नागरिकों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे, आरटीआई कानून में बदलाव, आदिवासी महिलाओं के संपत्ति अधिकार। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। साथ ही भारत की ज्ञान विरासत को सहेजने की कोशिशें और कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी देखेंगे। हाँ, पैसिफिक से लेकर मिडिल ईस्ट तक। और आखिर में पर्यावरण और ऊर्जा, पंजाब की बाढ़ के सबक और कोयला गैसिफिकेशन। भविष्य की ऊर्जा और अतीत की आपदाएं, दोनों पर बात होगी। तो चलिए इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या खास है। तो शुरुआत सबसे बड़ी और ताज़ा खबर से। आज 13 सितंबर को सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। जी हाँ, ये वाकई ऐतिहासिक पल है नेपाल के लिए। ये सब हुआ कैसे, मतलब अचानक? इसके पीछे क्या कहानी है? ये अचानक नहीं हुआ, असल में ये काफी नाटकीय घटनाक्रम का नतीजा है। इसकी जड़ें नेपाल की युवा पीढ़ी मतलब जनरेशन जी के बड़े विरोध प्रदर्शनों में है। अच्छा, वो प्रदर्शन जो भ्रष्टाचार और खराब शासन के खिलाफ चल रहे थे। बिल्कुल भाई। मामला तब बिगड़ा जब 8 सितंबर को प्रदर्शनकारियों पर एक्शन हुआ और उसमें दुखद रूप से 19 लोगों की मौत हो गई। ओह, 19 मौतें। हाँ, इससे सरकार पर जबरदस्त दबाव बना। नतीजा ये हुआ कि 9 सितंबर को तब के पीएम केपी शर्मा ओली उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन प्रदर्शन रुके नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रदर्शन और तेज हो गए। तो आखिरकार आज 13 सितंबर को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने विशेषज्ञों और सेना से सलाह करके संसद भंग कर दी। संसद भंग? हाँ, और सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। लक्ष्य है कि मार्च 2026 में नए चुनाव हों। सुशीला कार्की, ये नाम पहले भी सुना है। ये नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। 2016-17 में वो चीफ जस्टिस थी। तो इनकी नियुक्ति में क्या खास बात है? सिर्फ पहली महिला होना या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ वो नहीं। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ किया है। उनकी छवि बहुत ईमानदार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त मानी जाती है। अच्छा। तो उनकी नियुक्ति, हाँ, लैंगिक समानता तो है ही, पर ये नेपाल की राजनीति में एक पीढ़ीगत बदलाव और साफ सुथरी राजनीति की उम्मीद का भी प्रतीक है। लेकिन राह आसान तो नहीं होगी। एक अंतरिम सरकार, वो भी भंग संसद के माहौल में। चुनौतियां क्या होंगी? चुनौतियां पूछिए मत, बहुत बड़ी हैं। पहली तो हाल की हिंसा के बाद शांति और व्यवस्था बनाना। दूसरी, प्रदर्शन करने वाले युवाओं की मांगों को सुनना, जवाबदेही तय करना। वो भी जरूरी है। तीसरी, ये अंतरिम कैबिनेट चलाना, जिसके लिए कोई साफ संवैधानिक नियम या नजीर नहीं है। और सबसे अहम देश को मार्च 2026 में निष्पक्ष चुनाव तक ले जाना। ये सब बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है। और राष्ट्रपति का ये फैसला संसद भंग करने का, इस पर सवाल नहीं उठे? सवाल तो उठे हैं, बिल्कुल उठे हैं। ये बहुत मुश्किल फैसला था। एक तरफ संविधान की सीमाएं थीं, दूसरी तरफ सड़कों पर उतरे युवाओं का गुस्सा शांत करना था, भरोसा वापस लाना था। दुविधा तो थी। सबसे बड़ी चिंता यही है कि बिना संसद के इस अंतरिम सरकार पर नियंत्रण कैसे रहेगा। पर शायद मौजूदा हालात में शांति के लिए इसे जरूरी समझा गया। ये जो जनरेशन जी आंदोलन था, ये भड़का कैसे? क्या मांग रहे थे ये युवा? ये असल में सालों से चले आ रहे हैं राजनीतिक भ्रष्टाचार, नेताओं की फिजूल खर्ची और युवाओं की अनदेखी का नतीजा था। गुस्सा जमा हो रहा था। हाँ, और ओली सरकार की सख्ती ने, मतलब वो 19 मौतें, सोशल मीडिया बैन, इसने आग में घी का काम किया। तो मांगी क्या थी उनकी? सीधी मांगे थी, नए चुनाव हो, हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और पुरानी पार्टियों का जो दबदबा है वो खत्म हो। इसमें कुछ चेहरे भी उभरे थे शायद। हाँ, सुडान गुरुंग और काठमांडू के मेयर बालेन शाह जैसे लोग इस आंदोलन की आवाज बने। अब सबकी नजरें कार्की सरकार पर हैं। कैसे पारदर्शी कैबिनेट बनाती हैं, हिंसा की निष्पक्ष जांच कैसे होती है, चुनाव की तैयारी कैसे होती है। ये नेपाल के लोकतंत्र के लिए एक कह सकते हैं लिटमस टेस्ट है। और इस पर भारत और चीन जैसे पड़ोसियों की भी नजर होगी। यकीनन दोनों की पैनी नजर रहेगी। चलिए नेपाल से अब भारत का रुख करते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अगस्त के खुदरा महंगाई के आंकड़े आए हैं 2.1%। हाँ, मामूली सी बढ़त है। 9 महीने लगातार गिरने के बाद
यह हल्की सी बढ़ोतरी ये क्या इशारा कर रही है? ये बढ़ोतरी मुख्य तौर पर फ्यूल और लाइट कैटेगरी में महंगाई बढ़ने की वजह से है। जुलाई में 1.4% थी, अगस्त में 2.9% हो गई। अच्छा। अच्छी बात यह है कि खाने पीने की चीजों की महंगाई वो लगभग फ्लैट ही रही, 0.05%। ऐसा क्यों? क्योंकि सब्जियों और दालों के दाम काफी गिरे हैं। सब्जियां -15.9%, दालें -14.5%। तो ये 2.1% आरबीआई के दायरे में तो है? हाँ बिल्कुल, आरबीआई का दायरा 2 से 6% है, तो ये अभी भी उसके अंदर है। लेकिन ये संकेत जरूर है कि महंगाई में जो लगातार कमी आ रही थी वो दौर शायद अब थम गया है। तो क्या आरबीआई अब ब्याज दरें बढ़ाने के बारे में सोचेगा? मुझे लगता है इतनी जल्दी नहीं। 2.1% अभी भी रेंज के निचले हिस्से में है। लगता है आरबीआई अभी देखो और इंतजार करो वाला रवैया अपनाएगा। कोई कटौती की उम्मीद? कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दिसंबर 2025 तक शायद 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हो सकती है, पर ये अमेरिका में ब्याज दरें क्या रहती हैं और हमारी अपनी ग्रोथ कैसी रहती है उस पर निर्भर करेगा। चिंता की कोई बात? चिंता की बात है, खाने के तेल की महंगाई वो 21.2% है और दुनिया भर में ऊर्जा की बढ़ती कीमतें वो चिंता बनी हुई है। व्यापार के मोर्चे पर आते हैं। अमेरिका से कुछ तनाव की खबरें हैं। भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, उसे लेकर अमेरिका के होने वाले राजदूत सर्जियो गोतिएर, उनका बयान काफी सख्त है। हाँ, उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता कह दिया है। और इसे भारत अमेरिका व्यापार समझौतों से जोड़ दिया है। बिल्कुल, खासकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए की बातचीत से। और ये पहली बार नहीं है। याद होगा ट्रंप प्रशासन ने भी 50% टैरिफ लगाया था। हाँ, और उनके वाणिज्य सचिव ने तो इसे बकवास कहा था। जी, खबरें तो ये भी हैं कि ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर भी दबाव डाला था कि वो भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाए। तो भारत का इस पर क्या रुख है? भारत का स्टैंड क्लियर है। हम अपनी ऊर्जा जरूरतें, राष्ट्रीय हित और बाजार के हिसाब से तेल खरीदते हैं, किसी बाहरी दबाव में नहीं। और रूस से सस्ता तेल मिलना अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी भी है। हाँ बिल्कुल, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहता है। विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर अमेरिकी बयानों पर कुछ कहा नहीं है। एक दिलचस्प बात आपने बताई थी कि ईयू का रवैया अलग है। हाँ, यूरोपियन यूनियन रूस पर प्रतिबंध तो लगाता है, पर अमेरिका की तरह टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करने से बचता है। तो ये स्थिति भारत अमेरिका रिश्तों के लिए एक नई चुनौती जरूर है। और इसी व्यापार तनाव का असर भारत के झींगा उद्योग पर भी दिख रहा है। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिए हैं। हाँ, बहुत बुरा असर पड़ा है। पहले 25% बढ़ाया, अब हाल में 50% और बढ़ा दिया। 50%? हाँ। इससे भारत का करीब 40,000 करोड़ का झींगा एक्सपोर्ट उद्योग मुश्किल में आ गया है। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित है क्योंकि देश का आधा एक्सपोर्ट वहीं से होता है। पूरी सप्लाई चेन पे असर पड़ा होगा। बिल्कुल। हैचरी वालों को 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि उनका बीज नहीं बिका, फेंकना पड़ा। किसानों ने नया स्टॉक डालना बंद कर दिया है। कीमतें 80-100 रुपए प्रति किलो तक गिर गई हैं। लेकिन एक्सपोर्ट अभी भी हो रहा है। हाँ, क्योंकि अमेरिका में अभी त्योहारों का सीजन है, 15 नवंबर तक चलेगा। तो वहां के खरीदार माल उठा रहे हैं और वो टैरिफ का बोझ अपने ग्राहकों पर डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ भारतीय एक्सपोर्टर्स ने दाम कम कर दिए हैं। तो उसका सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है। हाँ, किसानों का मुनाफा घट गया है। तो किसान क्या मांग कर रहे हैं और इसका हल क्या हो सकता है? आंध्र प्रदेश में किसान संगठन अब न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मांग रहे हैं, क्वालिटी के हिसाब से 250 से 400 रुपए प्रति किलो। और बिजली? हाँ, बिजली 1.5 रुपए प्रति यूनिट की रियायती दर पर चाहते हैं ताकि लागत कम हो। और आगे का रास्ता? 3 रास्ते दिखते हैं। पहला, डिप्लोमेसी, बातचीत करके टैरिफ कम करवाना। दूसरा, घरेलू मदद, किसानों को एमएसपी या सब्सिडी देना। और तीसरा, बाजार ढूंढना। मतलब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर न रहना। हाँ, यूरोप, पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट जैसे नए बाजारों में एक्सपोर्ट बढ़ाना। अब तकनीक की दुनिया की बात करते हैं। डीप फेक का खतरा बढ़ता जा रहा है। हैदराबाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नकली वीडियो से ठगी का मामला आया। हाँ, लाखों की ठगी हुई। ये वाकई एक गंभीर और तेजी से बढ़ती समस्या है। ये वीडियो इतने असली कैसे लगते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनते हैं ये, और इतने असली लगते हैं कि लोग आसानी से झांसे में आ जाते हैं। खासकर जब कोई मंत्री या जानी मानी हस्ती किसी फर्जी निवेश योजना को प्रमोट करती दिखे। भारत में ये ज्यादा क्यों फैल रहा है? कई वजह हैं। एक तो डिजिटल साक्षरता की कमी है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी को लेकर साफ नियम नहीं है। तीसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रवैया, वो ज्यादा कुछ करते नहीं, बस सलाह देते हैं। और धोखेबाज, वो अक्सर दूसरे देशों से ऑपरेट करते हैं। पुलिस के पास साइबर एक्सपर्ट तो हैं,
पर अलग-अलग राज्यों और देशों के कानूनों की वजह से जांच में दिक्कत आती है। ये तो वाकई चिंता की बात है। चलिए आप कुछ ऐसे मुद्दों पर आते हैं जिनका सीधा ताल्लुक नागरिकों के अधिकारों और देश की विरासत से है। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून, इसमें हुए हालिया बदलावों पर काफी चिंता जताई जा रही है। हाँ, बहुत चिंता है। कहा जा रहा है कि ये सूचना का अधिकार से सूचना से इनकार का अधिकार बनता जा रहा है। ऐसा क्यों? मुद्दा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपीडीपी एक्ट 2023। इसके जरिए आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 8(1)(j) में बदलाव किया गया है। ये धारा किससे जुड़ी थी? ये निजी जानकारी से जुड़ी थी। पहले इसमें निजता और जनहित के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश थी। एक बहुत जरूरी बात थी कि जो जानकारी संसद या विधानसभा को देने से मना नहीं की जा सकती, वो आम नागरिक को भी मना नहीं की जाएगी। लेकिन अब क्या बदल गया है? अब उस धारा को बहुत छोटा कर दिया गया है। बस कुछ अस्पष्ट शब्द हैं, इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और वो जो संसद वाली शर्त थी वो हटा दी गई है। ओह, तो इसका मतलब? इसका मतलब ये हो सकता है कि अब लगभग किसी भी सरकारी जानकारी को निजी बताकर देने से मना किया जा सकता है। और ऊपर से डीपीडीपी एक्ट में जुर्माने का डर भी है। हाँ, डेटा लीक पर 250 करोड़ तक का भारी जुर्माना। तो कोई भी सूचना अधिकारी, पीआईओ, अब जानकारी देने से डरेगा, हिचकिचाएगा। तो असल में ये आरटीआई को राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन बना रहा है। हाँ, कह सकते हैं, जानकारी देने से मना करने का अधिकार। इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा रोजमर्रा की जिंदगी में? असर बहुत गहरा हो सकता है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लगभग खत्म हो सकती है। कैसे? कोई उदाहरण? सोचिए, फर्जी कर्मचारी, नकली पेंशन पाने वाले, सरकारी ठेकों की जानकारी, ये सब निजी कहकर रोकी जा सकती हैं। भ्रष्टाचार छुपाना आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि अपने रिकॉर्ड लेने में भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। अपनी मार्कशीट की सही कॉपी या किसी अधिकारी का साइन किया हुआ ऑर्डर लेने में भी दिक्कत आ सकती है। आरटीआई आम आदमी के हाथ में सरकार से सवाल पूछने का एक बहुत ताकतवर जरिया था, खासकर जब लोकपाल जैसी संस्थाएं उतनी मजबूत नहीं है। सही कहा। ये बदलाव उस ताकत को कमजोर कर रहा है। और हैरानी की बात यह है कि डेटा सुरक्षा के नाम पर हुए इस बड़े बदलाव पर ज्यादा सार्वजनिक बहस या विरोध देखने को नहीं मिला। ये सोचने वाली बात है। एक तरफ आरटीआई जैसे अधिकार पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ भारत अपनी हजारों साल पुरानी ज्ञान विरासत को बचाने और दुनिया तक पहुंचाने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। हाँ, ये बहुत महत्वाकांक्षी और जरूरी मिशन है। ये है क्या और क्यों जरूरी है? देखिए, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपियों का खजाना है। अंदाजा है कि करीब 1 करोड़ पांडुलिपियां हैं। 1 करोड़? हाँ, इनमें फिलॉसफी, साइंस, आयुर्वेद, गणित, कला, अध्यात्म क्या कुछ नहीं है। ये सिर्फ भारत की नहीं, पूरी इंसानियत की धरोहर है। इन्हें खतरा किस चीज से है? 2 तरह का खतरा है। एक तो भौतिक, मतलब दीमक, नमी, रखरखाव की कमी से खराब होने का। दूसरा है बौद्धिक, चोरी का। जैसे वो पेटेंट वाले मामले, हल्दी, नीम, योग। बिल्कुल। कई बार विदेशी कंपनियों ने इन पर पेटेंट लेने की कोशिश की है। ज्ञान भारतम मिशन इन्हीं पांडुलिपियों को डिजिटाइज करके सहेज कर रखने और दुनिया भर के स्कॉलर्स तक पहुंचाने का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या रिपोजिटरी है। कितना काम हो चुका है इस पर? अब तक 10 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां डिजिटाइज हो चुकी हैं, ऐसा बताया गया है। ये स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के विचार को भी बल देता है। अपनी ज्ञान परंपरा पर गर्व करने की बात है। इसका कोई सांस्कृतिक या कूटनीतिक पहलू भी है? बिल्कुल है। ये भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। साथ ही थाईलैंड, वियतनाम, मंगोलिया जैसे देशों से हमारे सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत होते हैं, क्योंकि उनके पास भी भारतीय मूल की कई पांडुलिपियां हैं। चुनौती क्या होगी इसमें? चुनौती यही रहेगी कि ज्ञान को सबके लिए खुला रखने और उसके बौद्धिक संपदा अधिकारों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अधिकारों की बात चली रही है तो आदिवासी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को लेकर भी एक अहम फैसला आया है ना? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। जुलाई 2025 में आया था, रामचरण बनाम सुखराम केस में। क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने साफ कहा है कि बेटियों को पुश्तैनी संपत्ति से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो बेटियां हैं। ऐसा करना उनके बराबरी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ये इतना अहम क्यों है? ये इसलिए अहम है क्योंकि उत्तर पूर्व की कुछ मातृवंशीय जनजातियों को छोड़ दें तो ज्यादातर आदिवासी समुदायों में रिवाजों के नाम पर महिलाओं को जमीन में हक नहीं मिलता। भले ही वो खेती में ज्यादा काम करती हों। हाँ, भले ही वो खेती में मर्दों से ज्यादा योगदान करती हों। 2015-16 की कृषि जनगणना बताती है कि आदिवासी समुदायों की सिर्फ 16.7% जमीन ही महिलाओं के नाम थी।
क्या पहले कोर्ट का नजरिया कुछ अलग था इस मामले में? हाँ, पहले कोर्ट थोड़ा हिचकता था। 1996 में मधुकिश्वर मामले में कोर्ट ने ऐसे भेदभाव वाले रिवाजों को सीधे सीधे गलत ठहराने से परहेज किया था। शायद डर था कि समाज में उथल-पुथल मच सकती है। लेकिन अब बदलाव दिख रहा है। हाँ, हाल के फैसले जैसे कमला नेती 2022 और प्रभा मिंज 2022 दिखाते हैं कि अब कोर्ट लैंगिक समानता को ज्यादा महत्व दे रहा है। कोर्ट अब कह रहा है कि कोई भी रिवाज तभी माना जाएगा जब वो तर्क संगत हो और कानून की नजर में सही हो। वो दलील कि लड़की की शादी बाहर हुई तो जमीन चली जाएगी। हाँ, वो दलील अब नहीं चलेगी। अब मांग उठ रही है कि या तो आदिवासियों के लिए अलग से उत्तराधिकार कानून बने या मौजूदा कानूनों में ही सुधार करके लैंगिक समानता लाई जाए, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार कानून उन पर लागू नहीं होता। अब जरा दुनिया के मंच पर नजर डालते हैं। भारत ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर समर्थन देने वाले यूएन महासभा के प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया है। ये न्यूयॉर्क घोषणा क्या कहती है? ये प्रस्ताव, जिसे 142 देशों का समर्थन मिला, वो इजराइल फिलिस्तीन विवाद के शांतिपूर्ण हल के लिए दो राष्ट्र समाधान मतलब 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए दुनिया के समर्थन को दोहराता है। और क्या है इसमें? ये गाजा में युद्ध खत्म करने और स्थायी शांति के लिए मिलकर कदम उठाने की बात करता है। इसमें खास तौर पर इजराइल से कहा गया है कि वो 2 राष्ट्र समाधान के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता जताए, हिंसा रोके, कब्जे वाले इलाकों में बस्तियां बसाना और जमीन हड़पना बंद करे, और ये फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय और एक स्वतंत्र राष्ट्र के अधिकार को भी मानता है। भारत के इस वोट को क्यों अहम माना जा रहा है? ये दिखाता है कि भारत कैसे इजराइल के साथ अपने बढ़ते रणनीतिक रिश्तों और फिलिस्तीन के लिए अपने पारंपरिक समर्थन के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये संतुलन साधना मुश्किल है। बिल्कुल, ये दुनिया की आम राय और शांति प्रयासों के लिए भारत की प्रतिबद्धता भी दिखाता है। अमेरिका और इजराइल ने भले ही इसका विरोध किया हो, पर फ्रांस और सऊदी अरब जैसे देशों ने इसे लाने वाले सम्मेलन की सह अध्यक्षता की थी। अच्छा, तो पश्चिमी देशों में भी एक राय नहीं है इस पर? हाँ, ये मतभेद दिखाता है। प्रशांत महासागर के द्वीपों में भी कुछ हलचल है। पैसिफिक आइलैंड्स फोरम (PIF) ने बाहरी देशों की भागीदारी के लिए कोई नया तरीका अपनाया है। हाँ, ये फैसला सोलोमन आइलैंड्स में हुई PIF की बैठक में हुआ। सोलोमन आइलैंड्स को चीन का करीबी माना जाता है। क्या हुआ था बैठक में? इस बार मेजबान देश ने ताइवान समेत कई पुराने डायलॉग पार्टनर्स को मीटिंग में आने से रोक दिया। इसे चीन के बढ़ते असर की तरह देखा गया। तो इस पर प्रतिक्रिया हुई होगी? हाँ, मार्शल आइलैंड्स, पलाओ और तुवालू, जो देश अभी भी ताइवान को मान्यता देते हैं, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। तो क्या समाधान निकला? काफी बहस के बाद सदस्य देश इस बात पर राजी हुए कि भविष्य में बाहरी देशों को PIF शिखर बैठकों में शामिल होने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर अप्लाई करना होगा। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि बाहरी दखल को थोड़ा व्यवस्थित किया जाए और ये पक्का हो कि वो प्रशांत क्षेत्र की जरूरतों के प्रति जवाबदेह हों। लेकिन इस पर चिंताएं भी हैं। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने कहा कि ऐसे पार्टनर्स को सीमित करने से इलाके में मदद और विकास के कामों पर असर पड़ सकता है। पलाओ के राष्ट्रपति ने तो सीधे सीधे बाहरी दखल का आरोप लगा दिया। तो ये क्या दिखाता है? ये घटना दिखाती है कि प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच कैसी रणनीतिक खींचतान चल रही है और कैसे छोटी द्वीप देश इस बड़ी लड़ाई के बीच अपनी आज़ादी और फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में पर्यावरण और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर आते हैं। पंजाब ने अगस्त 2025 में भयानक बाढ़ झेली। 4 लाख लोग प्रभावित, फसलें बर्बाद। हाँ, बहुत विनाशकारी बाढ़ थी वो। क्या ये सिर्फ ज्यादा बारिश की वजह से हुआ? नहीं, सिर्फ बारिश नहीं। हाँ, बारिश सामान्य से 74% ज्यादा हुई अगस्त में, लेकिन इसमें इंसानी गलतियों का भी बड़ा हाथ था। जैसे नदियों के किनारे कब्जे, अंधाधुंध रेत खनन, पानी निकासी का खराब इंतजाम, धान जैसी बहुत ज्यादा पानी मांगने वाली फसल पर निर्भरता, और क्लाइमेट चेंज। हाँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश के बदलते पैटर्न, मतलब अचानक बहुत तेज बारिश हो जाना, इन सब ने मिलकर तबाही को और बड़ा बना दिया। नुकसान बहुत बड़ा हुआ और राहत के काम पर राजनीति की भी खबरें थीं। हाँ, नुकसान वाकई बहुत बड़ा था। 18 जिलों के 2200 गांव प्रभावित हुए। करीब 1.91 लाख हेक्टेयर में धान की फसल बर्बाद हो गई। इससे अगली फसल पर भी असर पड़ेगा। हाँ, अगली गेहूं की फसल पर भी असर पड़ेगा। हजारों लोगों को राहत कैंपों में रहना पड़ा। एक और दिक्कत ये आई कि कई प्रभावित परिवारों के पास जमीन के कागजात नहीं थे, बंटवारे के बाद के सेटलमेंट की वजह से। हाँ, तो वो मुआवजे के लिए दावा नहीं कर पा रहे थे। केंद्र ने 1600 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, जिसे पंजाब सरकार और विपक्ष ने नाकाफी बताया। नुकसान का अंदाजा 20,000 करोड़ से ज्यादा था।
और फंड के इस्तेमाल पर भी सवाल उठे। हाँ, राज्य आपदा प्रबंधन कोष SDRF के इस्तेमाल पर भी आरोप प्रत्यारोप चले। इस तबाही से क्या सबक सीखने चाहिए? आगे के लिए क्या करने की जरूरत है? सबक कई हैं। नदियों की गाद निकालना, उन्हें गहरा करना, तटबंधों को मजबूत करना, नहरों को ठीक करना। खेती में बदलाव। हाँ, कम पानी वाली फसलें अपनानी होंगी, मौसम की भविष्यवाणी और चेतावनी का सिस्टम बेहतर करना होगा। और जमीनी स्तर पर गांव-गांव में आपदा से निपटने की तैयारी करनी होगी। जमीन के रिकॉर्ड ठीक करने होंगे ताकि मदद सही लोगों तक पहुंचे और आपदा राहत फंड का इस्तेमाल पारदर्शी हो। सबसे बड़ी बात क्लाइमेट चेंज से जुड़ी ऐसी आपदाओं को सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा मानकर चलना होगा। ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो कोयले से जुड़ी एक नई तकनीक कोल गैसिफिकेशन की काफी चर्चा है। इसे भारत के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। हाँ, काफी उम्मीदें हैं इससे। ये है क्या चीज कोल गैसिफिकेशन? इसमें कोयले को सीधे जलाते नहीं है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन या भाप के साथ रिएक्ट कराकर एक गैस में बदलते हैं, जिसे सिनगैस कहते हैं। सिंगैस। इसमें क्या होता है? ये हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होती है। तो इस सिनगैस का क्या करते हैं? इससे या तो बिजली बना सकते हैं या फिर इसे मेथनॉल, इथेनॉल, यूरिया मतलब खाद और दूसरी कीमती पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए कच्चे माल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं? कई फायदे हैं। एक, कोयला सीधे जलाने से जितना प्रदूषण होता है उससे कम होता है। अच्छा। दूसरा, भारत के पास कोयले का बहुत बड़ा भंडार है। साल में 1 अरब टन से ज्यादा उत्पादन होता है और भंडार करीब 400 अरब टन है। खासकर जमीन में गहरा दबा कोयला, जिसे निकालना मुश्किल है, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। और तीसरा और शायद सबसे अहम, इससे बाहर से आने वाले तेल, गैस, खाद और पेट्रोकेमिकल्स पर हमारी निर्भरता काफी कम हो सकती है। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए भी अहम है। बिल्कुल। सरकार इसे कैसे बढ़ावा दे रही है? सरकार ने इसके लिए 8,500 करोड़ रुपए की एक बड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। मकसद है रिसर्च को बढ़ावा देना, कमर्शियल प्लांट लगवाना, देश और विदेश से निवेश लाना। तो अगर इसे ठीक से लागू किया जाए? हाँ, अगर इसे पर्यावरण का ध्यान रखते हुए जिम्मेदारी से लागू किया जाए तो ये तकनीक भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और प्रदूषण कम करने में वाकई काफी मददगार हो सकती है। तो आज हमने देखा कि कैसे नेपाल में युवाओं के आंदोलन ने एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव की पटकथा लिखी, जिसका एक अहम पड़ाव आज 13 सितंबर है। हाँ, एक नया अध्याय शुरू हुआ है वहाँ। वहीं भारत में अर्थव्यवस्था, महंगाई और व्यापार की चुनौतियों से जूझ रही है। साथ ही डीप फेक जैसे नए तकनीकी खतरे भी सर उठा रहे हैं। संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है। हमने ये भी समझा कि कैसे RTI जैसा जरूरी कानून कमजोर पड़ता दिख रहा है, जबकि दूसरी ओर देश अपने प्राचीन ज्ञान संपदा को बचाने में जुटा है। हाँ, ये विरोधाभास भी है। अधिकार कमजोर हो रहे हैं, विरासत बचाने की बात हो रही है। आदिवासी महिलाओं के हकों के लिए अदालतों के दरवाजे खुले हैं और दुनिया के मंच पर भारत संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। हर मोर्चे पर कुछ न कुछ चल रहा है। और आखिर में पंजाब की बाढ़ और कोल गैसिफिकेशन जैसी बातें हमें पर्यावरण और ऊर्जा के मुश्किल सवालों से रूबरू कराती हैं। हाँ, ये सारी कड़ियां देखा जाए तो आपस में जुड़ी हुई लगती हैं। नेपाल में बदलाव की युवा आवाज, भारत में आर्थिक संतुलन की जद्दोजहद, नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई, दुनिया की बदलती राजनीति, सब एक दूसरे पर असर डाल रहे हैं। और तकनीक मौके भी दे रही हैं और डीप फेक जैसे खतरे भी। हमें कोल गैसिफिकेशन जैसे नए समाधान भी खोजने हैं और बाढ़ जैसी पुरानी लेकिन बढ़ती हुई समस्याओं से भी निपटना है। और इन सब के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग लगातार बढ़ रही है। हाँ, वो मांग तो हमेशा रहेगी। बिल्कुल। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज की बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। क्या? जैसे नेपाल में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर बदलाव की मांग की, क्या अब डिजिटल दुनिया में, खासकर तब जब RTI जैसे पारदर्शिता के पारंपरिक रास्ते सिकुड़ रहे हों, नागरिक अपनी आवाज उठाने और सरकारों को जवाबदेह बनाने के नए ऑनलाइन या मिले-जुले तरीके इजाद करेंगे? ये दिलचस्प सवाल है। क्या तकनीकी जवाबदेही का नया मंच बनेगी? ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं सोचने के लिए। जरूर सोचना चाहिए इस पर। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों के साथ, एक और गहरी पड़ताल के